हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स मॉडल सेट 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। तो अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है कि किसके लिए उत्पादन हो। तो यानी पहला का ऑप्शन होगा ऑप्शन घ। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। तो यहाँ होगा साधनों की कीमत, यानी कि दूसरा का आंसर होना चाहिए, दूसरा का घ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, किस अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान बाजार शक्तियों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए है समाजवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा है केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, तीसरा है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो तीसरा का आंसर होगा तीसरा का ग। आगे आते हैं, चौथा पद कहता है, उत्पादन संभावना वक्र का दाहिनी ओर विवर्तित होने का क्या कारण है। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पूछेगा क्या कारण है। तो इसका आंसर होना चाहिए तकनीकी विकास। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, किसी वस्तु के उपभोग में एक अतिरिक्त इकाई से परिवर्तन को क्या कहा जाता है। तो इसे सीमांत उपयोगिता कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान होगा। तो यहाँ याद रखना है, इसका आंसर होगा 0, कि कुल उपयोगिता अधिकतम होगी जब सीमांत उपयोगिता का मान 0 होगा। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, उदासीनता वक्र के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन ए है, उदासीनता वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है, ये भी सही है। उदासीनता वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल होता है, ये भी सही है। उदासीनता को सम संतुष्टि वक्र भी कहा जाता है। और घ कहता है, दो उदासीन वक्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं। तो यहाँ असत्य होगा क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, निम्नलिखित में से दो वस्तुओं का कौन सा संयोग पूरक वस्तु का एक संयोग है। पूरक वस्तु का मतलब एक को दूसरे के बिना काम नहीं चल सकता है। तो चाय और कॉफ़ी, तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि चाय के जगह पर हम कॉफ़ी भी पी सकते हैं। पेप्सी और मिरिंडा ये भी हो सकता है। लक्स साबुन और डव साबुन, अगर लक्स साबुन नहीं है तो डव से नहा सकते हैं। कार और पेट्रोल इसका सही आंसर होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन होगा ऑप्शन घ। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, किसी वस्तु की उत्पादन मात्रा और उत्पत्ति के साधनों के बीच भौतिक संबंध को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है लागत फलन, आगम फलन, मांग फलन, उत्पादन फलन। तो 9 का आंसर होना चाहिए 9 का घ, उत्पादन फलन। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। पैमाने का प्रतिफल का संबंध किस काल से है। ऑप्शन ए है अल्पकाल, ऑप्शन ख है अति अल्पकाल, ऑप्शन ग है दीर्घकाल। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ग। क्वेश्चन नंबर 11, देखिए यहाँ पर एक प्रिंटिंग मिस्टेक है, या तो फिर फॉन्ट में कुछ प्रॉब्लम है। पूछ रहा है, नामक पुस्तक के लेखक कौन से हैं। तो बच्चे यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। जैसे अगर अल्फ्रेड मार्शल दिया गया है, तो याद रखेंगे कि अल्फ्रेड मार्शल द्वारा एक किताब आया था 1890 ईस्वी में, जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और अगर यहाँ पर लिखा रहता है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो हम रखते अल्फ्रेड मार्शल को। अगर एडम स्मिथ के लिए रहता है तो 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन नामक एक किताब लिखी थी, तो उनका होना चाहिए था। लियोनल रॉबिन्स के लिए अगर आता तो 1932 में उनका एक बुक आया था ए सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक, तो वहाँ भी अगर ऑप्शन होगा। और हिक्स 1939 में एक वैल्यू ऑफ कैपिटल के नाम से एक पुस्तक लिखे थे। तो इन हिसाब से अगर कोई भी आएगा तो आप उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर काम चला लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, यदि किसी वस्तु की मांग रेखा x अक्ष के समांतर है तो उस वस्तु की मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा। तो क्या कह रहा है कि x अक्ष के समांतर, तो इसे हम x अक्ष है, इसे हम y अक्ष लेते हैं। तो x अक्ष के समांतर होता है तो वहाँ पर क्या होता है EP = इन्फिनिटी। तो यानी क्वेश्चन नंबर 12 का होना चाहिए ऑप्शन ए। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये AC = TFC में ये भी होता है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा ऑप्शन घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा साधन होता है।
तो स्थिर साधन भी होता है, परिवर्तनशील साधन भी होता है, यानी कि क तथा ख दोनों। यहाँ पर देखें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, लेकिन खैर हमें उससे उतना ज़्यादा सोचना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है AR प्रदर्शित किया जाता है, तो पिछले वाले सेट में भी आया था, तो उसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है किस बाजार में AR वक्र x अक्ष के समांतर होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए पूर्ण प्रतियोगिता, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन ए क। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है पूर्ण प्रतियोगिता में AR तथा MR के बीच संबंध पाया जाता है, तो यहाँ होगा AR बराबर MR। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 का है समरूप उत्पाद किस बाजार की विशेषता है, तो समरूप उत्पाद जो होता है वो केवल पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषता है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है, विभेदीकृत कीमत किस बाजार की विशेषता है, तो इसका होगा ऑप्शन ख एकाधिकार। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के अनुसार एक विवेकशील उत्पादक उत्पादन के किस स्तर पर उत्पादन करना चाहता है, तो इसका होना चाहिए ऑप्शन ख यानी कि 2। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है, जीडीपी और एनडीपी में क्या संबंध है, तो 21 का आंसर होना चाहिए जीडीपी बराबर एनडीपी प्लस मूल्यह्रास, यानी कि 21 का होगा ग। क्वेश्चन नंबर 22 आते हैं किस निम्न में से किस वस्तु का निर्माण में गेहूं एक मध्यवर्ती वस्तु है, तो चपाती भी गेहूं से बनती है, बिस्कुट भी, ब्रेड भी, तीन में से सभी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन होगा ऑप्शन घ। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है राष्ट्रीय आय का अध्ययन किस अर्थशास्त्र से संबंधित है, राष्ट्रीय आय का अंतर्गत हम लोग यहाँ देखिए व्यक्तिगत लिखा हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र लिखना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ख। क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ तो और ज़्यादा दिक्कत है, तो यहाँ इसे हम छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है निम्नलिखित में से किस वस्तु से की क्या लिखा जा सकता है, मुझे लगता है कि लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, शायद ऐसा ही कुछ है। तो राष्ट्रीय आय की अगर बोल रहा है कि राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है, तो इसका आंसर होना चाहिए मूल्य वृद्धि विधि, आय विधि, व्यय विधि, सब कुछ, यानी कि घ। अगर वो ऐसा लिखता है कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए राष्ट्रीय आय की गणना, तभी। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है निम्न में से कौन एक केंद्रीय बैंक का नहीं है, मतलब केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है, तो केंद्रीय बैंक का कार्य क्या नहीं होता है, जनता से जमा को स्वीकार करना, तो 26 का आंसर होगा 26 का ग। 27 कहता है भारत का एक केंद्रीय बैंक है, तो भारत का केंद्रीय बैंक का नाम क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है निम्न में से तरल मुद्रा कौन सी है, तो तरल मुद्रा होती है M1। क्वेश्चन नंबर 29 में भी एक प्रिंटिंग मिस्टेक है। अगर ऐसा है एक अंदाज से हम इसे कहें तो ऐसा ही एक और क्वेश्चन मैंने देखा था बुक में, लेकिन वहाँ एक अंदाज से मैं कर रहा हूँ MPC प्लस MPS बराबर कितना होता है, तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन यानी MPC प्लस MPS इक्वल टू होना चाहिए 1, यानी कि क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होना चाहिए था 29 का ख। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है किसी अर्थव्यवस्था में यदि MPC बराबर 0.2 है तो गुणांक का मान क्या होगा, तो आपको याद है कि हम लोग K बराबर जानते हैं 1/1 माइनस MPC, तो यहाँ करेंगे 1/1 माइनस 0.2, तो यहाँ आ जाएगा 1/0.8, तो अगर हम 1/0.8 करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम डिवाइड करेंगे तो 1.25, यानी कि देखिए ऑप्शन क। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन होगा ऑप्शन ए क। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पर। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्न में से प्रत्यक्ष कर का एक उदाहरण नहीं है, तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण उपहार कर, संपत्ति कर, वस्तु एवं सेवा कर, तो 31 का होगा 31 का ग। आगे आते हैं 32 राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्तियों का अंतर को क्या कहते हैं, तो राजस्व व्यय एवं राजस्व प्राप्ति के जो अंतर होता है उसे हम लोग राजस्व घाटा कहते हैं। आगे आते हैं पेंशन एवं रोजगार भत्ते हैं, पेंशन एवं रोजगार भत्ते हस्तांतरण आय है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन ए। अगला है एक देश में कितनी केंद्रीय बैंक होते हैं, तो इसका याद रखेंगे एक, यानी कि 34 का होगा ग। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है निम्न में कौन मुद्रा के कार्य नहीं है, तो विनिमय का माध्यम भी है और मूल्य का मापक, यानी 35 का होगा ऑप्शन ग, क तथा ख दोनों।
36 कहता है भारत में 1 रुपए का नोट जारी करता है, तो भारत में 1 रुपए का नोट भारत का वित्त मंत्रालय जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन होगा ख। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? तो हम याद रख, उत्पादन कर, उपहार कर, यानी कि 37 का होगा ख। 38 है, गुणक किसके बराबर होता है? तो गुणक विनियोग में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आय में परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि 38 का होगा क। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 39, 1 रुपए के नोट के अलावा अन्य नोट को कौन जारी करता है? तो अभी जस्ट इसके पहले भी वैसा क्वेश्चन था, तो 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय जारी करता है और बाकी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है, यानी कि उसका आंसर होगा क, 39 का क। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में कौन भारतीय स्टेट बैंक के कार्य हैं? तो भारतीय स्टेट बैंक है या कोई भी व्यापारिक बैंक है, तो जनता से जमा स्वीकार करना और जनता को ऋण देना, यानी कि 40 का ऑप्शन होना चाहिए, ऑप्शन ग, ए तथा बी दोनों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।